हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री। तो हम कर रहे थे पॉलिटी फॉर द प्रीलिम्स 2025 के लिए जो मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक है उनको कैसे पढ़ना है उसके हिसाब से करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिटीजनशिप इंडिया में सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, कौन से फार। तो उसमें हमारा जो पढ़ने का जो है तरीका है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हम उनको वही देखते हैं सिर्फ, और वही देखेंगे कि आपको पढ़ना भी कैसे है उसमें। जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे कि जब सिटीजनशिप का आप टॉपिक कर रहे हो ना फॉर द प्रीलिम्स, देन व्हाट यू हैव टू रीड ओनली दोज टॉपिक एंड दोज means what keyword you have to be just like remember, and I will tell only that. Okay, so don't get fear about the citizens because it is a too difficult topic, not as difficult to remember but difficult to confusing means ये जो टॉपिक है वो ज़्यादा कंफ्यूज इसलिए करता है कि इसमें इधर उधर ले गई, उसमें वो ऐसे एक्वायर की गई, ऐसे की गई, उसमें इतने साल पहले आना चाहिए, इतने साल करके बहुत कंफ्यूजिंग करता है। तो लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या है वही आपको याद रखना है यूँ। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो बताऊंगा। एक तो एक्वायरिंग कैसे करती है और कैसे जाती है सिटीजनशिप हमारी, तो वो जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट कि कैसा लगता है आपको सेशन। आप कमेंट कीजिए ताकि पता भी चले कि हाँ भाई हमारा कुछ और रिफॉर्म करना है और उसमें चेंजेस करना है, तो हम और चेंजेस करके आए उसमें। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो अब देखो ये तो मैंने से बना दिया था कि आपको क्या है थोड़ा बेसिक जान लो। तो वो भाई सिटीजनशिप में इंडिया का में क्या क्या प्रोविज़न है, कैसा है वो है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो ये है आर्टिकल, पहली बात ये याद रखने का, ये पॉइंट ये याद रखने का, पीसीएस स्टेट पीसीएस या फिर कहीं में एक सीधा पॉइंट आ सकता है कभी भी। कोई छोटा एग्जाम, मान लो कोई एसएससी का एग्जाम दे रहा है तो ये पूछ लेगा सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ध्यान रखना कि इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल अगर पूछे तो 5 to 11 आर्टिकल। दूसरा, अगर अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा, वो डील नहीं करता है कि कैसे एक्वायर की जाएगी और कैसे हमारी जो सिटीजनशिप है वो लॉस हो जाएगी। उससे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट डीलिंग विद दैट कॉन्सेप्ट दैट वी how we acquire the citizenship of India and how we lost the citizenship of India. Constitution of India does not deal with that matter. तो उससे वो डील बिल्कुल नहीं करता है। क्यों? इसके लिए हमने ये अब एक पार्लियामेंट्री एक्ट लाए थे 1955 का, तो वो डील करता है कि कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं, कैसे आपकी लॉस हो सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to पार्ट 2, however it contain neither any permanent or nor any integrate provision is regard. It is only recognize the person who become a citizen of India. देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है वो सिर्फ क्या कहते हैं, only recognize the become a citizen of India at the commencement। जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को लागू हुआ था ना, मतलब इम्प्लीमेंट हुआ था उस समय, कमेंसमेंट हुआ था, उस समय कौन कौन सिटीजन बन सकते थे और कौन नहीं बन सकते, तो उनके बारे में बताता है सिर्फ। इट डज नॉट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्वायरिंग एंड लॉसिंग ऑफ सिटीजनशिप सबक्वेंट इट्स कमेंसमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग फॉर कैटेगरी। देखो अब देखो मैंने कहा ना ये डील नहीं करता कि प्रॉब्लम की एक्वायर कैसे होगी, लॉस कैसे होगी। ये तो उस समय जो उस टाइम में कौन कौन सिटीजन बन सकता था भारत का, कौन नहीं बन सकता था, ठीक है, वो उस चीज़ को सिर्फ डील करता है। तो उसमें 4 कैटेगरी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम टेलिंग यू बिफोर दैट इट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो टाइम बदल गया है, वो पाकिस्तान से कौन आना था, कौन इंडिया का बन रहा था, वो इट इज़ डजेंट मैटर नाउ। अब ज़्यादा मतलब अभी नई नई चीज़ें आ गई है, अब उनका कोई मैटर नहीं करता। थोड़ा अगर जानना हो तो जान सकते हैं कि इसमें 4 कैटेगरी थी कि कैसे कोई सिटीजन बन सकता था इंडिया का उस समय। एक तो था अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया ऑल्सो फुलफिल्ड एनी ऑफ 3 कैटेगरी। जैसे कोई इफ़ ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, नाइदर ऑफ हिज पेरेंट आइदर ऑफ हिज पेरेंट वॉज बॉर्न इन इंडिया, या फिर ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द 5 year इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई रह रहा है तो वो बन सकता था ये। बट अगेन आई एम टेलिंग दिस पार्ट्स आर नॉट मच सो इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये ध्यान रखना कि इट इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। अ पर्सन हु माइग्रेटेड, दूसरा ये पहला था, दूसरा क्या कहता है कि अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिकम ए इंडियन सिटीजन बन सकता है इफ और आइदर ही इज पेरेंट और एनी ऑफ पेरेंट्स ऑफ
or any of his grandparents was born in undivided India or also fulfill any one of the टू कंडीशन, दो में से, जैसे पेरेंट होने चाहिए, पेरेंट्स जो है वो होने चाहिए, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में रहना चाहिए। ये एक दूसरा तरीका था बनने का। इन केस ऑफ माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर, मतलब 19 जुलाई जो है 19 जुलाई 1948 से पहले अगर इंडिया में आ जाता है, मतलब जैसे कहाँ से पाकिस्तान डिवाइड हुआ, उस पाकिस्तान से वापस आ गया इंडिया में, एंड हैड बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, फिर रह रहा है तो वो सिटीजन माना जाएगा। इन केस ऑफ माइग्रेटेड टू द आफ्टर जुलाई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तो रखना नहीं, हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बट पर्सन कुड बी द रजिस्टर्ड ओनली इफ़ ही इज हैड। तो देखो मैं आपको ये सिर्फ बताने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो देखो आप इस चीज़ों को पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहते हो तो। स्टेट बीसी में कभी कदा कोई क्वेश्चन आ जाए, पर मैं एम 95%, 95 मोर देन 90 और 99% इन यूपीएससी फ्रॉम दिस सेक्शन वांट दे आस्क क्वेश्चन, दे वांट आस्क क्वेश्चन। ओके, अ पर्सन हु और एनी, ये तो आप पढ़ लेना, ठीक है। ये 4 कैटेगरी है, तो हम आगे चलते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमने कहा ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डील विद द एक्वायरिंग एंड लॉसिंग ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, बट दैट एक्ट इज डीलिंग विद द लॉसिंग एंड एक्वायरिंग ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये जो एक्ट है ना 1955 का, ये डील करता है कि किस टाइप से, कितने टाइप से, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर so we can acquire the citizenship of India, and how many types are there so we can lose the citizenship of India, deals by that act। अगर कोई क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द डील विद द एक्वायरिंग एंड लॉसिंग ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, नो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डील विद द लॉसिंग एंड एक्वायरिंग ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये सिर्फ कौन, ये 1955 का जो एक्ट है ना वो डील करता है उससे। तो अभी इसमें देखते हैं, पहली बात तो आर्टिकल 11 क्या कहता है। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को राइट देता है कि वो कोई भी एक्ट ले आ सकता है रिगार्डिंग टू द सिटीजनशिप। तो देखो, कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजिंग सिटीजनशिप पास्ड बाय पार्लियामेंट इस एक्ट के आर्टिकल के अंदर, ये जो है ना 11 आर्टिकल इज डील विद फॉर द पार्लियामेंट, गिव राइट टू द पार्लियामेंट टू मेक एनी लॉ रिगार्डिंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट पीसी से सीधा आ जाए तो एक्ट में पहला ये ध्यान रखना, ये जो एक्ट है वो देखो ना, एक्विजिशन होता है कैसे, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, टर्मिनेशन ऑफ एंड सप्ली, तो ये हो गया एक्विजिशन वाला वगैरह। इसमें जो एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है ना, ये है ना कौन से वे है जिससे एक्वायरिंग कर सकते हैं सिटीजन, ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है, सीधे पॉइंट पूछ सकते हैं आपके यूपीएससी में भी पूछ सकता है और स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है। तो आपको ये पैम यू मस्ट नीड टू रिमेंबर दैट पॉइंट, बिकॉज सिटीजन बाय बर्थ, सिटीजनशिप या तो वो जन्म से इंडिया में जन्म हुआ है उसका, वो सिटीजन होगा, ले सकता है, डिसेंट ले सकता है, रजिस्ट्रेशन करा के ले सकता है, नेचुरलाइजेशन, तो इंडिया में कोई काम कर रहा है, कुछ इस प्रोसेस से रह रहा था, वो नेचुरलाइजेशन से गवर्नमेंट उसको दे सकती है, ले सकता है। स्पेशल प्रोविजन, ये भी याद रखना, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, स्पेशल प्रोविजन टू द सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु कवर्ड बाय असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड जो आया था बाद में, जो असम के लिए डील करता है, असम अकॉर्ड भी इसी के अंदर है, इस एक्ट के अंदर ही इसको उसको अमेंडमेंट करके 1987 में वो आया था, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखना, असम अकॉर्ड में थोड़ा भी इसमें आता है कि उसमें सिटीजनशिप बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कोई टेरिटरी भारत का जो पार्ट बना है तो नोटिफिकेशन जारी होगा, गजट जो जारी होता है सेंटर का, उसमें जो बनता है वो हो गया। तो अब एक एक करके हम इनको देखेंगे। बाय बर्थ कैसे बन सकता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो आपको थोड़ा याद रखना, मैंने हाईलाइट थोड़ा स्पेशल बना रखा है। अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो आफ्टर 26 जनवरी 1955 लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले जो है वो इंडिया में था, सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, उसका वो मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया बनने के राइट था उसको बाय बर्थ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट। भले ही ये मान लो कि आफ्टर 26 जनवरी और 1950 के बाद और 1 जुलाई जो है 1 जुलाई 1987 के पहले वो बाय बर्थ सिटीजन बनने के लायक था या बाय बर्थ सिटीजन था वो, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स भले सिटीजन नहीं थे इंडिया के, तो वो सिटीजन माना जा सकता है उस समय, वो उसका अगर जन्म हुआ हो उस समय, तो भारत में मतलब भाई उस टाइम के बीच में अगर उसका जन्म हुआ हो ना भारत में, तो वो सिटीजन माना जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, एक कोई पर्सन है क्या आफ्टर 1 जुलाई 1987
कंसिडर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ आइदर हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और द टाइम ऑफ हिज बर्थ। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है बर्थ के टाइम में, कि अगर मैं मान लो कि पहले में तो उसके पेरेंट्स जो है वो सिटीजन होने की जरूरत नहीं है, अगर वो 1 जुलाई 1987 से पहले अगर उसका भारत में जन्म होता है तो। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है कि मान लो कि कोई पर्सन है उसका जन्म हुआ है 1 जुलाई 1987 के बाद, तो वो उसी कंडीशन में भारत का सिटीजन बन सकता है। अगर उसका इंडिया में जन्म हुआ है 1 जुलाई 1987 के बाद अगर इंडिया में जन्म हुआ है तो वो एक ही कंडीशन पे सिटीजनशिप ले सकता है, अगर उसके जो पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स वो उस समय उस भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर उसका उस समय भारत है, मान लो कि आपका जन्म हुआ था उस समय आपके भारत पेरेंट्स जो थे वो इंडियन सिटीजन थे, फिर वो बाद में बाहर चले गए और बाहर की सिटीजनशिप लेगी, तो आप इंडिया में अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप के, भाई मैं बाय बर्थ में सिटीजनशिप था, मेरे पेरेंट्स जो थे उस समय सिटीजन थे। तीसरी कंडीशन इसमें क्या कहती है, आफ्टर या फिर ऑन आफ्टर 3 दिसंबर 2004 consider citizens of India only if both of either parents of citizenship of India on one of whose parents is citizen of India and other is not illegal migrant of at the time of birth। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि मान लो कि 3 दिसंबर 2004 के बाद या उस समय कोई बच्चे का जन्म होता है इंडिया में, उस समय उसके या तो दोनों पेरेंट्स जो थे वो उस सिटीजन होने चाहिए थे इंडिया के, या फिर कोई एक आधा, दोनों ना हो तो एक आधा। दूसरी कंडीशन में दोनों चाहिए थे, इसमें दो नहीं हो तो एक कम से कम माता या पिता कोई भी एक अगर भारत का सिटीजन हो, या फिर जो दूसरा हो या वो आया हो वो इलीगल माइग्रेंट नहीं हो, तो वो सिटीजन जो मान लो कि वो आए थे भारत और वो इलीगल माइग्रेंट नहीं थे तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है बर्थ के, भाई मैं बर्थ हुआ था, मेरा जन्म हुआ था भारत में। चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, नोट दैट पॉइंट, नोट दैट पॉइंट, ठीक है। क्यों, देखो चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एनिमी अलायंस कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। बाय बर्थ ये पूछा है कि बाय बर्थ, सिर्फ ध्यान रखना ओनली बाय बर्थ का पूछ रहा है कि बर्थ में कौन नहीं ले सकता। अगर कोई डिप्लोमेट है जो फॉरेन डिप्लोमेट है, जो मतलब इंडिया के अंदर डिप्लोमेट है, कौन सा फॉरेन का कोई डिप्लोमेट है, अगर कोई डिप्लोमेट इंडिया के अंदर है तो वो उसके जो बच्चे अगर वो रह रहा है अपनी फैमिली के साथ, तो मान लो उसकी पत्नी की डिलीवरी आ गई तो वो बच्चा बाय बर्थ नहीं ले सकता सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। क्यों, वो तो दूसरी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है अपने इंडिया में, तो वो नहीं ले सकता। एक क्या है, अगर कोई मान लो कि पाकिस्तान का बच्चा, अगर हम एनिमी मान रहे हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान का बच्चा, पाकिस्तान का कोई बच्चा जो है वो सिटीजन नहीं बन सकता बाय बर्थ। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगर हम किसी को भी एनिमी मान रहे हैं मान लो, तो उसका बच्चा जो होगा वो उनके भले वो घूमने आए हो भारत में और उनका बच्चे का जन्म हो गया हो तो वो बाय बर्थ नहीं बन सकता, ठीक है। अब है डिसेंट, सेकंड पॉइंट है कि डिसेंट, डिसेंट में क्या है, अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया और आप मतलब ऑन और आफ्टर, ये कहते हैं 26 जनवरी 1950 से टाइम या उसके बाद कोई पर्सन है उसका जन्म आउटसाइड इंडिया में हो रहा है, बट कुछ 1992 जो है 10 दिसंबर 1992 से पहले हो रहा है, तो वो डिसेंट से सिटीजनशिप ले सकता है। कैसे, इफ़ हिज फादर वॉज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ। डिसेंट से कब ले सकता है, अगर 26 जनवरी या उस समय या उस 1992 10 दिसंबर 1992 से पहले का अगर कोई बच्चे का जन्म होता है भारत में, तो वो डिसेंट से सिटीजनशिप ले सकता है। अगर उस समय जब उसका जन्म हुआ तब उसका फादर जो थे, ओनली फादर अगर इंडियन के सिटीजन थे, इंडिया के सिटीजन थे, तो वो ले सकता है, देन ही कैन एक्वायर। अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, कब, 10 दिसंबर 1992 के बाद, 1992 के बाद में, इफ़ हिज पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, आइदर हिज पेरेंट्स इज ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो वो आउटसाइड अगर वो ले सकता है, कि इसमें भी ये का एक पॉइंट है। अ पर्सन हु बॉर्न आउटसाइड इंडिया दिसंबर, देखो 3 दिसंबर 2004 शैल नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट, ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर कोई 3 दिसंबर 2004 जो है ना उसके बाद में अगर कोई जन्म होता है किसी बच्चे का, तो वो डिसेंट से नहीं ले सकता। कब तक, क्योंकि अगर मान लो जन्म होता है तो वो डिसेंट से नहीं ले सकता। अगर मान लो कोई पर्सन फॉरेन गए में, मान लो यूएसए में, ठीक है, बच्चे का जन्म हो गया
ठीक है, आउटसाइड वहाँ मतलब वहाँ गए, यूएसए गए तो वहाँ जन्म हो गया और वो 1 साल से यूएसए में रह रहे हैं। अगर बच्चे का जन्म उस 1 साल में हो जाता है और वो 1 साल में वो इंडियन जो कंसल्टेट है वहाँ जाके अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते उस बच्चे का, तो वो नहीं बन सकता, रिसेंट से भारत का सिटीजनशिप नहीं ले सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ले या फिर ऐसे मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है वहाँ कंसल्टेट में, अगर आउटसाइड में जन्म होता है बच्चे का तो, ठीक है, तो वो ऐसे ही ले सकता है, नहीं तो वो नहीं ले सकता। ये हो गया। दूसरा, अ माइनर हु इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द वर्च्यू ऑफ डिसेंट एंड ही इज ऑल्सो सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री शैल बी सीज टू बी। ये देखो, ये क्या होता है, एन एप्लीकेशन अ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ माइनर चाइल्ड एट द इंडियन कंसुलेट शैल बी accompanied by the undertaking in writing from the parents of such minor child that he or she does not hold the passport of another country। अगर डिसेंट से बन रहा है ना तो उसको देखो, अ माइनर हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ डिसेंट एंड इज ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री शैल बी सीजेस टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया if he does not acquire citizenship or nationality, he renounce the citizenship of nationality of another country within 6 months। अगर मान लो वो उसको रजिस्ट्रेशन डिसेंट से बना दिया गया, ठीक है, और उसके पास दूसरे उसके मदर फादर के पास है, उसके वो बच्चा था, उसके मदर फादर के पास जो है वो दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप थी, लेकिन उसका बर्थ के टाइम में इंडियन कंसल्टेट में रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। अगर वो बच्चा 18 साल का होता है और उसको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो 18 साल के होने के बाद जस्ट विद इन 6 मंथ के अंदर उसको दूसरे देश की जो सिटीजनशिप है वो उसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली जो इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाया था, ठीक है, वो नहीं रहेगी, फिर वो मतलब डिसेंट में फिर नहीं रहेगी। अब आता है रजिस्ट्रेशन से कैसे होता है। इसमें थोड़ा ध्यान रखने की ये बात है कि उसमें 2090 में अमेंडमेंट किया था ना, वो थोड़ा अलग से मैटर है। तो देखो, रजिस्ट्रेशन का मतलब है कोई व्यक्ति भारत में आया है, भारत में आपकी एप्लीकेशन फिल करता है कि भाई देखो हमें सिटीजनशिप चाहिए, या फिर ऐसा है कि भारत में आया वो 7 साल या 10 साल से भारत में पहले ही रह रहा है, लीगल तरीके से आया था, लीगल वे में आया था, और बट वो भारत में रह रहा है और उसने 12 साल 10 साल बाद कहा कि एप्लीकेशन लगाई कि हमें देखो, हमें लगाने में 12 साल से ऑलरेडी रह रहा हूँ कंट्री में, ठीक है, तो फिर वो होता है रजिस्ट्रेशन। देखो, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी resident in India for 7 years before making an application for registration। A person of Indian origin who is ordinarily resident in India of any country or any place outside undivided India। तो ये देखो, इसमें वो मेन रजिस्ट्रेशन याद रखना। A person full age and capacity whose parents are registered as a citizenship of India। ये जो इसमें रजिस्ट्रेशन में कौन कौन आ सकता है ये आप देखो पढ़ लेना, ठीक है। इसमें कहता है मैं बताने की कोई चीज़ है नहीं, जो बताने की वो बताता। अ पर्सन ऑफ फुल एज कैपेसिटी हु और आइदर हिज पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया 12 मंथ इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन। वो कहते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के कोई उसके जो पेरेंट्स वगैरह थे ना, वो मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन थे, वो फिर वो उसका बच्चा बाहर गया और बाहर की सिटीजनशिप ले ली, लेकिन वो वापस आता है और वो क्या करता है कि मतलब भारत में रह रहा है 12 महीने से, ठीक है, फिर वो एप्लीकेशन लगाता है तो वो सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन कहलाएगी। दूसरा ये है कि अ पर्सन ऑफ फुल एज कैपेसिटी हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर ऑफ 5 ईयर हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ बिफोर द। अगर कोई इंडियन ओवरसीज कार्ड होल्डर है और वो 12 महीने से 5 साल से कार्ड होल्डर है और वो 12 महीने से इंडिया में रह रहा है और एप्लीकेशन लगा रहा है, ठीक है, तो वो भी बन सकता है रजिस्ट्रेशन से। ये देखो इसमें, ठीक है, माई गवर्नमेंट इंडिया वेव ऑल और द अबव कंडीशन द केस ऑफ पर्सन हु हैज रेंडर्ड डिस्टिंग्विश सर्विस इन सर्विस फिलोसफी एंड आर्ट एंड लिटरेचर एंड प्लेस एंड ह्यूमन प्रोग्रेस एवरी नेचुरलाइज सिटीजन मस्ट टेक ओथ ऑफ। अब देखो, जो भी सिटीजन जो है ना, जो सिटीजनशिप रह रहा है, उनको ये पॉइंट ध्यान रखने का है। इसमें स्टेटमेंट में आ सकता है कि दे हैव टू टेक ओथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस वो कहते नहीं, ये सुना तो जरूरी नहीं होते होगा, क्या पता। यस दे हैव टू टेक ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आती है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन। मैंने कहा कोई अगर मान लो कि इंडिया के अंदर सर्विस कर रहा है, सिंपल बात है, अगर वो इंडिया के अंदर कोई सर्विस कर रहा है ना कुछ टाइम से,
या फिर कोई किसी इंडिया में कोई एनजीओ में किसी भी अच्छे काम में दे रहा है तो गवर्नमेंट उसको सर्टिफिकेट दे सकती है कि देखो हम आपको इंडियन सिटीजन बनाना चाहते हैं, आप बनना चाहते हो तो ले लो, हम आगे से आपको दे रहे हैं, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। वो है द सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू बी टू एनी पर्सन नॉट बीइंग इलीगल, लेकिन वो इलीगल माइग्रेट नहीं होना चाहिए, मतलब काम से आना चाहिए, तो लीगली होगा। इफ़ हीज प्रोसेस फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो भी देख लो। ही इज़ नॉट सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम टू बिकमिंग ए, लेकिन वो ऐसे कंट्री का मेंबर नहीं होना चाहिए, कैसी, जहाँ पर इंडियन मेंबर जो है, इंडियन सिटीजन है ना, वो कहीं वहाँ उस कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। मान लो कि कोई ऐसा कंट्री है जैसे वहाँ तो बन सकते, मान लो जैसे बहुत जगह तो बन ही सकते इंडियन सिटीजन, तो मान लो पाकिस्तान वाला ही मान लो, या फिजी मान लो, फिजी के अंदर गए तो मान लो फिजी वालों ने कहा कि भाई हमारे पास तो जगह नहीं, इंडिया तो पॉपुलेशन इतनी है, अगर हमने इतनी मस्त प्लेस में अगर उनको सिटीजनशिप दे दी तो वो तो आते रहेंगे, तो कि भाई तो इंडिया के जो पर्सन है वो घूमने आ सकते हैं लेकिन सिटीजनशिप नहीं ले सकते। तो भारत ने कहा अच्छा बेटा ये बात है, हमसे कर रहे हो पंगा, तो कहा कि भाई इंडिया के कभी तो आना पड़ेगा, तो कि फिजी के जो मेंबर है वो अगर कोई इंडिया आ रहा है तो हम इंडिया वाले भी उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते, घूमने आ सकता है बस। तो ऐसा, तो आप समझ में आया कि पहला पॉइंट। दूसरा क्या कह रहा है, ही अंडरटेक्स टू रिनाउंस सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री इवेंट हिज एप्लीकेशन इन इंडियन सिटीजनशिप एक्सेप्टेड, वो है कि दूसरा मतलब उसकी दूसरी कंट्री की रिनाउंस करनी चाहिए, वो नहीं लेनी चाहिए। इज आइदर रेजाइड इन इंडिया बिन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, मैं कह रहा कोई सर्विस दे रहा हूँ इमीडिएटली ये, ड्यूरिंग द 14 years immediately preceding the said period of 12 months he has either reside in India been the service of partly and other agreed at not less than 11 years। ये आप बोलना ही इज़ ए गुड कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर का होना चाहिए, ये भी दिया गया, ध्यान रखना ही इज़ ए गुड कैरेक्टर। पता है देखो क्या है ना, बात क्या है, आपको जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो आपको एक पॉइंट देगा, 4 पॉइंट दे दिए, उसमें एक डाल दिया ही इज़ ए गुड कैरेक्टर। हमने पूछा यार ये तो कहाँ लिखा होगा एक्ट में, ऐसा तो कोई लिखना है थोड़ी, हमने ध्यान देते नहीं क्या इतना, ही इज़ ए गुड कैरेक्टर, यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, गुड कैरेक्टर का क्या है, ऐसा थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ पूछेंगे, हम मिस कर देंगे नहीं। और फिर वो नीचे दिया कि 1 और 2 सही है, 3 सही है, या फिर ओनली 2 1 सही है, तो हम क्या यार जो इसमें से एलिमिनेट करने लग जाएंगे, हाँ ये एलिमिनेट करने, ही इज़ गुड कैरेक्टर तो होना ही नहीं चाहिए। और वो ऐसा ही एग्जामिनर सेट करेगा जिसमें से हम 2 उठा देंगे तो फिर एक आंसर आ जाएगा, 2 उठा देंगे तो सब खत्म हो जाएंगे, एक ही आंसर निकले, सोचेंगे देखो यार 2 इज़ कॉमन, एलिमिनेट हो गया ना आंसर, हमारा आंसर आ गया, तो फिर वो तो भाई साहब तुम तो गलत करके आए ना, रोके आए फिर तो ये चीज़ें ध्यान रखने की बात है। ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है अचानक बीच में, ही इज़ ए गुड कैरेक्टर, ही इज़ एडेक्वेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इन 8 शेड्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आ सकता है कि उसके पास ये देखो नेचुरलाइजेशन के लिए ये प्रोसेस होनी चाहिए, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। ड्यूरिंग द 14 years ऑफ इमीडिएटली preceding the said period of 12 months he has either resident in India और been the सर्विस ऑफ गवर्नमेंट में होना चाहिए, ये मतलब गवर्नमेंट में कोई सर्विस कर रहा है, या फिर पार्टली वन ऑन पार्टली ऑफ अदर ऑफ द पीरियड्स अमाउंटिंग द एग्रीगेट नॉट लेस देन 11 years, ये पूरा याद होना चाहिए आपको, ठीक है। 8 शेड्यूल वाला ये तो 2 तो डेफिनेटली याद होनी चाहिए, इनमें तो पूछता है अगर पूछे तो। दूसरा एक 7वीं क्या है, द इवेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलाइजेशन बीइंग ग्रांटेड टू हिम ही इंटेंड टू रिजाइड इन इंडिया और टू एंटर इनटू द कंटिन्यू एंड सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या क्या कर सकता है, वो एक कंडीशन में कैसे कैसे है होनी चाहिए ये बताएं। अब आता है एक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का क्या है, देखो इफ़ एनी फॉरेन टेरिटरीज बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया the government of India specifies the persons who among the people of the territory shall be the citizen of India, such person become the citizen of India from the notified date, ये याद रखना notified date। For instance when the Pondicherry became the part of India citizenship order for 1962 है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो कि कोई टेरिटरी को अगर एक्वायर करता है ना तो क्या करेगा, ये ध्यान रखने की बात है, नॉट पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो पूछेगा कि भाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में क्या है, क्या गवर्नमेंट पार्लियामेंट कोई लॉ पास करेगी, नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो एक ऑर्डर पास करेगी, या फिर ऐसा आ जाएगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी होगी तो फिर सीधे सिटीजन ऑफ इंडिया एक्वायर हो जाएगी इनको, ऐसा नहीं है। मान लो पौंडीचेरी को ले लिया लेकिन गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया तो कोई सिटीजन नहीं बनेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी टेरिटरी को लिया है
उसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक ऑर्डर पास करेगी। जैसे पौंडीचेरी का ऑर्डर हुआ था ना, पौंडीचेरी सिटीजनशिप ऑर्डर, तो ऐसा कैसा सिटीजनशिप ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर में अंदर लिखा होगा कि भाई इस टेरिटरी में जितने भी लोग हैं वो हम उनको सिटीजनशिप इंडिया एज एक्सेप्ट करते हैं। तो वो होता है, ऑर्डर पास करना जरूरी है। अब एक था असम अकॉर्ड, ये असम से डील करता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसमें से पूछेगा तो वो है ये है कि सिटीजनशिप जो एक्ट है ना 1985, ये जो अमेंड हुआ था, मैंने कहा 1985 में अमेंड उसी के अंदर आता है। अमेंड करने के बाद इसमें प्रोविजन जुड़ा गया कि देखो मैं आपको सीधे से बता दूं, असम अकॉर्ड में क्या गया कि जो भी 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम में आके रहने लग गया था ना, ठीक है, 1966 से पहले, मतलब 1960 से पहले पहले तक जो भी आया था वो असम का नागरिक माना जाएगा। दे विल बी कंसिडर एज सिटीजन ऑफ असम। कब? बिफोर द 1 जनवरी 1966, ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ असम, डेट ऑफ द एंट्री। तो ये तो एक हो गया। दूसरा सीधा प्रोविजन क्या कह रहा है, असम ऑफ आफ्टर जनवरी 96 बट बिफोर 25 मार्च 1971। ये कह रहा है कि दूसरा जो प्रोविजन है वो क्या कह रहा है कि मतलब 1 जनवरी 1966 से तो बाद है, लेकिन 25 जनवरी 1971 के पहले आए। मतलब कब? रात्रि मिडनाइट 25 से मार्च 1971 से पहले जो है ना बांग्लादेश से असम में, वो भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट असम, डेट ऑफ एंट्री टू असम भी फॉरेन, क्या उनको फिर उनको क्या होगा, डिटेक्टेड टू बी ए फॉरेनर शैल बी रजिस्टर हिमसेल्फ। मतलब उनको क्या करना है, एज ए फॉरेनर रजिस्टर करना होगा खुद के सेल्फ को, मतलब खुद को रजिस्टर कराना होगा कि हम इस टाइम में आए और हम फॉरेनर हैं। लेकिन उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? लेकिन उसमें कुछ प्रोविजन है। रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया फॉर द ऑल पर्पज, सब पर्पज के लिए दिया जाएगा। बट डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द डिटेक्शन ऑफ द फॉरेनर्स, बट इन द इंटरवीन पीरियड ऑफ 10 ईयर का जो है ना, सेम राइट टू द ऑब्लिगेशन एज द सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्टिंग द वोटिंग राइट। ये जो आ रहा है ना सेकंड प्रेसिडेंट, इनको जो 10 साल रह रहे, 10 साल रह रहे, इंटरव्यूइंग पीरियड है, जो रजिस्टर कर रहे हैं खुद को, एक फॉरेनर रजिस्टर करना पड़ेगा उनको हिमसेल्फ पे, उनके पास सब राइट दिया जाएगा इंडियन के पास जो है, लेकिन दे एक्सेप्टिंग द वोटिंग राइट, उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो पहले आ रहे हैं 1 जनवरी 1966 को उन्हें वोटिंग राइट भी दिया जा रहा है, ठीक है। ये हमने देख लिया कि एक्वायर किसे की जाए। अब है लॉसिंग ऑफ द सिटीजन्स। लॉसिंग कैसे होती है? लॉसिंग होती है 3 टाइप से, एक होता है रिनंशिएशन, एक होता है टर्मिनेशन, एक होता है डेप्रीविएशन, ठीक है, एक होता है डेप्रीविएशन। ये 3 टाइप से लॉस होती है। रिनंशिएशन तो कैसे होता है कि अगर कोई फुल फ्लेज एज कैपेसिटी में डिक्लेयर करता है कि मतलब रिनाउंस करता है कि भाई अगर मतलब ऐसा है कि फुल फ्लेज का मतलब कि 18 साल का कोई आदमी है या उससे ज़्यादा बड़ा है, बड़ा समझदार भी, वो कहता है कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ना चाह रहा हूँ, तो एक तो वो तरीका हो गया रिनाउंसिएशन में कि भाई हाँ ओके छोड़ जा, चला जाए, तेरी कोई ज़रूरत नहीं भारत में, वैसे भी पॉपुलेशन बहुत है। दूसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट डिक्लेरेशन दैट पर्सन सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रेशन ऑफ डिक्लेरेशन दैट पर्सन सीज टू बी सिटीजन इंडिया हो रहा है कि अपन, तो एक है हाउ एवर इफ डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग वार, अगर कोई मतलब वार के टाइम में किया जा रहा है डिक्लेरेशन कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ, तो यार कभी गवर्नमेंट को लग रहा है कि यार ये गलत कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसको होल्ड कर सकती है, ठीक है, वार के टाइम में। तो फर्दर व्हेन ही पर्सन रिनाउंस हिज इंडियन सिटीजनशिप एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ द सिटी। दूसरा ये कह रहा है कि भाई देखो जो भी सिटीजनशिप छोड़ेगा ना, एक कोई मतलब कपल है, जैसे मान लो अनुष्का और विराट कोहली जो कह रहे हैं कि हम ये सिटीजनशिप छोड़ के यूके में शिफ्ट हो जाएंगे, तब उनके जो बच्चे होंगे ना उनकी भी सिटीजनशिप ऑटोमेटिक छीन जाएगी। लेकिन एक प्रोविजन है, इंटरेस्टिंग प्रोविजन है कि मान लो अगर विराट कोहली के बच्चे हैं ना वो 18 साल के हो जाए और वो कहे कि भाई नहीं हम तो, हमारे पापा ने इतना इंडिया ने दिया, क्रिकेट खेला, इतने सब कुछ फेम दी और वो तो इंडिया छोड़ के चले गए, वो भी गए नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर वो बातें चल रही है, हवा चल रही है, क्या चल रही है, अगर जाते हैं तो बच्चे कहेंगे नहीं भाई हम तो वापस इंडिया के मेंबर बनेंगे, तो वो 18 साल के होते हैं ना तो वो वापस ले सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप। बेस्ट प्रोविजन है, क्योंकि उनकी तो गलती नहीं है ना बच्चों की, उनके माँ बाप ने छोड़ा था, लेकिन उनको तो बड़े वो समझ में आया नहीं हम तो भाई इंडियन ही रहना है, तो इंडियन जो बड़े होने के बाद वो डिसाइड कर सकते हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप लेनी या नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जब बच्चे होंगे 18 से पहले तो उनकी ऑटोमेटिक उनकी भी चली जाएगी अगर माँ बाप छोड़ेंगे। टर्मिनेशन क्या होता है? व्हेन द इंडियन सिटीजन वॉल्यूंटरली
मतलब जानबूझकर कुछ भी करके दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है और हमसे छिपाता है कि भाई मतलब इंडिया का इनको बताया नहीं और जानबूझ के यूके की भी ले लिए तो चली जाएगी। पर्सन हाउ डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग वार, वो मतलब ये है कि इंगेज, अगर ऐसा नहीं है कि वार में है तो वार में नहीं काम करेगी। ये भी भारत का कॉन्सेप्ट कैसा है, कनाडा वाला है, इंडियन सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप का है, कनाडा वाला कॉन्सेप्ट है। एक है डेप्रीविएशन, डेप्रीविएशन में क्या कहा गया, डेप्रीविएशन कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजन, गवर्नमेंट ही लात मार के निकाल रही है। गवर्नमेंट कह रही है बेटा तुमने बहुत अच्छा खराब काम किया है हमारे देश में, इतना काम किया कि अब तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है। वो 3-4 टाइप है। एक तो है कि भाई तुमने फ्रॉड तरीके से ली थी, कोई आया था बाहर का सिटीजनशिप ले ली, भाई पाकिस्तान का आया, वो बताया कि भाई नहीं मैं तो चाइना, मैं तो अपने मान लो कि रसिया का मेंबर हूँ, यूके का मेंबर हूँ, तो ऐसे गलती से गलत बता के लिए, पता चला कि ये तो पाकिस्तान का था, फ्रॉड तरीके से लिए, तो गवर्नमेंट उसको वापस छीन सकती है। एक है डिसलॉयल्टी, भाई बात कर रहा है यहाँ के इंडिया की, बात कर रहा है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ कर रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, क्या ही है क्या बता रहा है, डिसलॉयल्टी दिखा रहा है तो भी हो जाएगी। अनलॉफुल ट्रेंड, अनलॉफुल ट्रेडेड टू कम्युनिकेट विद द एनिमी, यहाँ की पोल जो है दूसरे देश को दे रहा है। अगर बाहर में भारत के साथ कोई दुश्मन है, उसके साथ युद्ध चल रहा है और उसकी भारत की जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे देश को दे रहा है, या फिर ऐसे इलीगल ट्रेड कर रहा है उसके साथ, तो जा सकती है उसकी। या फिर ये होता है, ये 2 पॉइंट वेरी मच इंपॉर्टेंट, 2 पॉइंट आर टू मच इंपॉर्टेंट, रिमेंबर द सिटीजन हैज़ विद इन द 5 year आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, registration or naturalization has been imprisoned in any country for 2 years। ये कह रहा है कि कोई सिटीजनशिप लेता है ना, अगर रजिस्ट्रेशन से या नेचुरलाइजेशन से वो सिटीजन बनता है भारत का, लेकिन सिटीजन बनने के बाद, ठीक है, सिटीजन बनने के बाद जो है ना, मतलब 5 साल के अंदर कब सिटीजनशिप ली उसने, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, उसके 5 साल के अंदर ही वो बाहर गया विदेश और उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। एक तो उसने 5 साल ही हुए, 5 साल भी होने उसके लिए हुए, और उसी 5 साल के अंदर 2 साल उसके जेल में डाल दिया किसी विदेश के अंदर, तो उसकी सिटीजनशिप जा सकती है, ठीक है। दूसरा है सिटीजन हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 year, या फिर कोई अपना बंदा है जो वो 7 साल से कंटिन्यू, 7 साल या उससे भी ज़्यादा भारत से बाहर रह रहा है, मतलब कंटिन्यू ही इज़ लिविंग 7 year और मोर देन 7 year आउट ऑफ इंडिया एट द सिटीजनशिप, जो शिप है उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी। एक ठीक है, भारत में सिटीजनशिप जो है वो कनाडा का कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। ये देख लिया हमने। अब एक जो टॉपिक है वो हम 2-4 टॉपिक पढ़ेंगे, इसको हम चलो करेंगे, अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसको शेयर कीजिए ताकि सबके पास पहुँचे। और मैं बता रहा हूँ कि आपको जो मैंने लास्ट में जो एक्ट बताया ना 1955, इसके आप सब प्रोविज़न ये पढ़ लेना। एक तो आपको डायरेक्ट फैक्ट याद रखना है कि कौन कौन से और कैसे कैसे टाइप से ली जा सकती है और कैसे कैसे एक्वायर की जा सकती है, ये 3। और एक्वायर की जा सकती है उसमें भी ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, जो मैन है असम अकॉर्ड को जरूर थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।